क्या एक व्यक्ति के अधिकार उसके मरने के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं? उसकी डेड बॉडी के साथ किसी भी तरीके का सलूक किया जा सकता है? जी नहीं। बहुत से अधिकार ऐसे हैं जो आदमी के पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाते हैं और उसके मरने के बाद भी कंटिन्यू रहते हैं। तो वो कौन से राइट्स हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसलिए मेरा ये वीडियो गौर से देखिएगा, अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाय व्यूअर्स, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तानी व्यक्ति के राइट्स उसके पैदा होने से पहले शुरू हो जाते हैं और उसके मरने के बाद तक कंटिन्यू रहते हैं। वो कौन से राइट्स हैं ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हर इंसान के अधिकार उसके पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाते हैं। उसका पहला अधिकार है जिंदा पैदा होना, अपनी माँ की कोख से ज़िंदा पैदा होना। ये उसका सबसे पहला अधिकार है। देखिए व्यूअर्स, जब कोई भी व्यक्ति जब माँ की कोख में आता है, वजूद पा लेता है, हालांकि वो इंसान नहीं बनता, लेकिन उसके बावजूद भी कानून उसे पर्सन यानी कि एक व्यक्ति के तौर पर एक्सेप्ट करता है। और उस व्यक्ति को अगर उसकी माँ की कोख में नुकसान पहुंचाया जाए, उसे इंजरी दी जाए, इस तरीके से इंजरी दी जाए कि उसकी हत्या की जाती है या उसका मर्डर होता है, तो उसे पनिशेबल करार दिया जाता है इंडियन पिनल कोड के अंदर। वो आता है सेक्शन 312 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जो कहता है मिसकैरेज के बारे में। अगर किसी महिला का मिसकैरेज किया जाए तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन अगर वो मिसकैरेज अगर उस महिला की जान बचाने के लिए किया जा रहा है तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाता। लेकिन अगर वो मिसकैरेज महिला की जान बचाने के लिए नहीं है तो वो ऑफेंस होगा अंडर सेक्शन 312 ऑफ इंडियन पिनल कोड। इसके अंदर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट भी एप्लीकेबल होता है, जिसकी कुछ कंडीशंस हैं। अब वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वरना मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद का सेक्शन ये कहता है कि अगर ये मिसकैरेज महिला की परमिशन के बगैर किया जाए तो इसमें सज़ा और गंभीर हो जाती है। ये था सेक्शन 313 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 315 ऑफ आईपीसी ये भी एक सेक्शन है। ये सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई भी एक्ट किया जाए, उसका सोल इंटेंशन यानी कि उसका इरादा ये करने का ये था, ये एक्ट करने का ये था कि जो बच्चा माँ के कोख में है उसे या तो मार दिया जाए कोख में, या तो वो पैदा होते ही मर जाए। अगर ऐसा कोई एक्ट है जिसका इंटेंशन इतना बुरा है तो वो भी पनिशेबल है। वो है पनिशेबल अंडर सेक्शन 315 ऑफ इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 318 ये एक और सेक्शन है जो इंडियन पिनल कोड में मुझे नज़र आया। वो ये कहता है कि अगर बच्चा पैदा हो गया और उसे मार कर उसे इस तरीके से सीक्रेटली अगर उसे दफना दिया गया या उसे किसी भी तरीके से उसकी बॉडी को जो छुपा दिया गया, सिर्फ ये छुपाने के लिए कि वो बच्चा पैदा हुआ था, ये भी पनिशेबल है अंडर सेक्शन 318 ऑफ इंडियन पिनल कोड। देखिए व्यूअर्स, हर इंसान का सबसे पहला ये राइट होता है कि उसकी पैदाइश और उसकी मौत दोनों का रजिस्ट्रेशन हो। इसके बाद का एक सेक्शन है सेक्शन 416 ऑफ सीआरपीसी। ये सेक्शन मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। ये सेक्शन ये कहता है कि अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को अगर डेथ पेनल्टी सुना दी गई है और ये पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसकी डेथ पेनल्टी को रोक दिया जाएगा। उसकी डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील कर दिया जाएगा, यानी कि उसे फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। ये जो है इसके अंदर, ये सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट आया है। ये अमेंडमेंट 2008 का है। 2008 के पहले स्थिति थोड़ी अलग थी। 2008 के पहले ये कहा जाता था कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन को सज़ा दी जानी है, यानी कि फांसी की सज़ा दी जानी है, और ये पता चला है कि वो औरत जो है प्रेग्नेंट है, तो उसकी सज़ा को टाल दिया जाए जब तक कि वो बच्चा पैदा ना हो जाए या उसके और कुछ दिनों के बाद, जैसा कि स्टेट को ठीक लगे। यानी कि बच्चे के पैदा होने के बाद उसे भले फांसी की सज़ा दी जा सकती थी। ये था 2008 के पहले का सिचुएशन। लेकिन 2008 के अमेंडमेंट के बाद ये स्थिति आई कि जो प्रेग्नेंट महिला है उसकी सज़ा को सज़ाए मौत से हटाकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया जाए। क्योंकि हर बच्चा, उसका ये राइट होता है कि उसे अपनी माँ की कंपनी मिले। ये उसका मौलिक अधिकार है। देखिए कितना खूबसूरत कानून है हमारा, जो एक गुनहगार को सज़ा भी देता है तो ये सोच समझ के सज़ा देता है कि उस सज़ा की वजह से किसी मासूम को अफेक्ट तो नहीं हो रहा। ये सेक्शन था सेक्शन 416 ऑफ सीआरपीसी। ये तो बात तब हुई जब बच्चा माँ की कोख में वजूद पा लेता है। लेकिन बहुत से ऐसे केसेस हैं, बहुत से ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जब बच्चा वजूद भी नहीं पाता, माँ की कोख में आ भी नहीं पाता, बस एक पॉसिबिलिटी होती है पैदा होने की, तो उस पॉसिबिलिटी को भी कानून रिकॉग्नाइज करता है। जी हाँ, ये आता है सेक्शन 114 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट, 14 ऑफ
इंडियन सक्सेशन एक्ट वो ये कहता है कि अगर कोई बच्चा पैदा भी नहीं हुआ और ना ही अपनी माँ के कोख में आया है, बल्कि उसके पैदा होने की आशंका है, तो ऐसे बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी को इनहेरेंट किया जा सकता है। यानी कि वसीयत में उसको प्रॉपर्टी दी जा सकती है कि भाई जब अभी फॉर एग्जांपल मेरा बेटा है, उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई, लेकिन मुझे पूरी आशंका है कि भाई वो शादी करेगा, उसके बच्चे होंगे, तो मेरी प्रॉपर्टी में अपने बच्चे को नहीं बल्कि अपने बच्चे के बच्चे को यानी कि पोते को मैं अभी से ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। ये कहे कि जब वो पैदा होगा तो वो ये प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा। तो जब ये प्रॉपर्टी जो दी जाती है वो मालिक तब बनता है जब वो ज़िंदा पैदा होता है, उसके पहले उसे मालिकाना हक नहीं मिलता। तो इसे कहते हैं ना कि मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा होना, ये वही कहावत है कि जब वो पैदा होता है तो करोड़ों का मालिक बनकर पैदा होता है। इसके अलावा एक और सेक्शन है, सेक्शन 13 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। वो ये कहता है कि प्रॉपर्टी को एक अनबॉर्न पर्सन यानी कि ऐसा बच्चा जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ उसे भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है प्रॉपर्टी को। तो ये था दो सेक्शन जो मैंने आपको बताया, एक था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और एक था इंडियन सक्सेशन एक्ट। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि जब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, ना माँ की कोख में भी नहीं आया, बल्कि उसके पैदा होने की आशंकाओं को तक जो है कोर्ट ने, कानून ने एक्सेप्ट किया। तो ये तो मैंने आपको कुछ सेक्शन बताए या कुछ अधिकार आपको जो बताए हैं वो तब स्टार्ट होते हैं जब वो इंसान पैदा भी नहीं होता। लेकिन बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो एक इंसान के मरने के बाद भी कंटिन्यू रहते हैं। उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मशहूर चीज़ है जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वो है विल यानी कि वसीयत। एक इंसान जब मर जाता है उसके बाद ही उसकी वसीयत को कोर्ट में लेके जाकर प्रोवाइड किया जाता है उसके जो बेनिफिशियरीज है, जो उसके वारिसदार है उनके थ्रू। इसके अलावा मरने के बाद एक इंसान का पूरा राइट होता है कि वो अपनी डेड बॉडी को प्रोटेक्ट करे। जी हाँ, जिस तरीके से हम जिंदा रहते हैं तो हमारा ये पूरा राइट है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, उसी तरीके से जब एक आदमी मर जाता है तो उस मरे हुए इंसान का भी पूरा राइट है कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहे, उसकी बॉडी के साथ कोई छेड़खानी ना करे, उसके ऑर्गन को कोई निकाले नहीं और उसके बॉडी को कोई ह्यूमिलिएट ना करे। ये एक डेड बॉडी का राइट है। ये आती है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994। ये कहता है कि कोई भी हर इंसान को पूरा राइट है उसकी बॉडी प्रोटेक्ट करने का, लेकिन उसने जीते जी एक कंसेंट दे दिया कि भाई मेरी बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं या ऑर्गन है उसे डोनेट कर दिया जाए, या तो उसके मरने के बाद उसके जो घर वाले हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, अगर वो इस चीज़ का कंसेंट दे देते हैं कि भाई इसके ऑर्गन को जो है वो ट्रांसप्लांट के लिए दे दिया जाए या डोनेट कर दिया जाए। एक लावारिस बॉडी है तो उसमें स्टेट का कंसेंट लिया जाता है कि उस लाश के जो ऑर्गन्स हैं वो ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए डोनेट कर दिए जाएं। तो इसी सर्कमस्टेंसेस में उसकी बॉडी को टच किया जा सकता है। अदरवाइज़ एक मरे हुए इंसान की बॉडी को पूरी तरीके से इंटैक्ट रखना है, उसे छेड़ना नहीं है और उसे ख़राब नहीं करना है। इसके अलावा आईपीसी के और बहुत से सेक्शन हैं जो एक मरे हुए व्यक्ति के फेवर में, अगर उसकी डेड बॉडी के साथ कुछ इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता है तो वो पनिशेबल होता है। उसके अंदर का एक सेक्शन मैं आपको बताना चाहूँगी, वो है सेक्शन 297 ऑफ इंडियन पिनल कोड। वो ये कहता है कि जो कब्रिस्तान की जगह है या तो फिर शमशान घाट है, यानी कि ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर अंतिम संस्कार या फ्यूनरल होता है, ऐसी जगह पर ट्रेसपास करना, जानबूझ के ऐसी जगहों पर आना सिर्फ ये इंटेंशन के लिए ताकि लोगों की रिलीजियस फीलिंग हर्ट हो, या जो कॉर्पस है यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है जो वहाँ पर डेड बॉडीज़ रखी हुई है उनकी इंसल्ट करना, ये सारी चीज़ें पनिशेबल है अंडर सेक्शन 297 ऑफ इंडियन पिनल कोड। अभी जो इंसान मर जाता है उसकी प्रॉपर्टी का क्या, एक बार वो मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी का तो वो ओनर वो रह नहीं जाता क्योंकि वो मर गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सेक्शन 404 ऑफ इंडियन पिनल कोड ये कहता है कि अगर कोई मरे हुए व्यक्ति की प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट करता है, इंटेंशनली अपने बैड इंटेंशन से उसकी प्रॉपर्टी को अगर वो मिस एप्रोप्रिएट किया, खा गया या कहीं और उसने ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो भी एक ऑफेंस है अंडर सेक्शन 404 ऑफ इंडियन पिनल कोड। इससे आपको पता चलता है कि मरे हुए व्यक्ति का भी राइट कंटिन्यू रहता है उसकी प्रॉपर्टी पे अप टू सर्टेन एक्सटेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। इसके अलावा आपने सुना होगा मानहानि यानी कि डिफेमेशन। हमेशा हम यह सुनते रहते हैं अक्सर कि भाई किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में कुछ कह दिया तो बस ख़त्म, मानहानि का दावा कर देते हैं। लेकिन ये मानहानि का हक यानी कि अपने रिस्पेक्ट को बनाए रखने का हक एक डेड पर्सन का भी है। जी हाँ, सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पिनल कोड सिर्फ जिंदा व्यक्तियों को नहीं बल्कि मुर्दा व्यक्तियों को भी इंक्लूड करता है। वो ये कहता है कि अगर किसी मरे हुए व्यक्ति के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बका जाए जिससे उसकी मानहानि
होती अगर वो ज़िंदा होता, उसकी रेपुटेशन को ठेस पहुंचती अगर वो ज़िंदा होता, तो ये भी एक ऑफेंस है। तो उसके जो रिश्तेदार हैं जिनको वो ठेस पहुंचाई गई है उस मरे हुए व्यक्ति के बारे में अनाप शनाप बककर, तो वो उस व्यक्ति के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। यहाँ तक बोला गया है, एक मरे हुए की प्रॉपर्टी और उसकी रेपुटेशन को तक प्रिजर्व किया है, प्रोटेक्ट किया है कानून ने। ये तो बात उन लोगों की हो गई जिनके रिश्तेदार मौजूद हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो गरीब हैं, रास्ते पे रहते हैं, बेसहारा, उनके आगे पीछे कोई नहीं, इनका भी राइट है। ये एक्सेप्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत से जजमेंट के अंदर। उनमें से एक जजमेंट जो मैं अभी आपके सामने लेकर आ रही हूँ, जो आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे होंगे, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। इसके अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स कि एक बंदे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा और वो ये कहा कि जो रास्ते पे बेसहारा गरीब भिखारी लोग जो मर जाते हैं, जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता, तो उनकी डेड बॉडी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है। उन्हें बहुत अच्छी तरीके से उनका बर्ताव किया जाए। स्टेट फंड से जो है उनका फ्यूनरल, यानी कि अगर समझ लीजिए हिंदू है तो उसे जला दिया जाए, अगर मुस्लिम हो तो उसे गाड़ दिया जाए, स्टेट फंड से उसे उसका अंतिम संस्कार किया जाए। और ये जो है ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डेड बॉडी के साथ कोई भी इनह्यूमन या तो बुरा बर्ताव ना हो। तो इस लेटर को सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन के तौर पे कन्वर्ट कर दिया और पिटीशन के तौर पे कन्वर्ट करके एक नोटिस भेजा, पुलिस को भेजा, कॉरपोरेशन को भेजा और बोला कि आप इसके अंदर हमें रिपोर्ट दो। इन लोगों की रिपोर्ट सुनने के बाद ये मैटर जो है वो पूरी तरीके से सुनी जाती है और ये माना जाता है कि जो व्यक्ति रास्ते पे मर जाता है तो उस पर स्टेट के पैसे लगाकर, स्टेट अपने खुद के पैसे लगाकर उनका अंतिम संस्कार पूरी इज्जत के साथ करेगी। उसके अंदर और भी कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि सारे के सारे मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक मरे हुए व्यक्ति का पूरा राइट रहता है कि उसे इज्जत दी जाए और उसको इज्जत के साथ जैसा उसके रिलीजन में है उससे उसका अंतिम संस्कार किया जाए। इसके अलावा एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और इसे आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। इसके अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि लाइफ एंड लिबर्टी वाला जो आर्टिकल है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 21, जो ये कहता है कि हर व्यक्ति को जीने का और इज्जत के साथ जीने का अधिकार है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये अधिकार सिर्फ जीते जी नहीं रहता, ये अधिकार मरने के बाद भी रहता है। यानी कि सिर्फ इज्जत से जीने का ही नहीं बल्कि इज्जत से मरने का भी एक इंसान को अधिकार है और वो इज्जत उसके मरने के बाद भी कंटिन्यू रहनी चाहिए, ये कहा गया है इस जजमेंट के अंदर और इसे इंक्लूड किया है आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। यानी कि ये एक मौलिक अधिकार है हर इंसान का कि वो मरने के बाद भी उसे पूरी तरह से इज्जत दी जाए। ये सिर्फ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं कहता बल्कि ये हमारा रिलीजन भी कहता है, ये हमारी हिंदुस्तान की सभ्यता भी रही है कि जब भी कोई इंसान मर जाता है, वो अपने अंजाम को पहुंच जाता है, उसे हम पूरी की पूरी रिस्पेक्ट देते हैं, भले ही वो ज़िंदगी में कैसा भी था। इसके अलावा और बहुत से इंटरनेशनल कोविनांट हुए हैं, जिनमें से एक है जिनेवा कन्वेंशन। जिनेवा कन्वेंशन के अंदर ये माना गया कि भाई जब दो कंट्री के बीच में जंग होती है तो जो दुश्मन कंट्री का अगर कोई सिपाही आपके कंट्री में आ जाता है और आप उसे मार देते हो तो उसकी बॉडी के साथ, उसकी डेड बॉडी के साथ आपको पूरी तरीके से इज्जत से पेश आना है, आप उसे बेइज्जत नहीं कर सकते। इसके अलावा और बहुत से कंट्री के इस तरीके से एक रूल्स बने हुए हैं, मैनुअल्स बने हुए हैं, कैरो डिक्लेरेशन, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, ऐसे बहुत से कंट्री जैसे कि अफ्रीका, इन सब के इंटरनेशनल कोविनांट मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि अगर कोई दुश्मन भी अगर हमारे यहाँ पर हमारी टेरिटरी में आके मरता है तो हम उसके लाश के साथ पूरी इज्जत से बर्ताव करेंगे। आपको याद होगा व्यूअर्स कि जब हमारे देश में कसाब आया था, जब उसने इतना हंगामा मचाया था, उसकी लाश के साथ भी पूरी इज्जत के साथ पेश आया गया, उसे भी कफन दफन किया गया। हमारे कानून में भी ये लिखा हुआ है कि अगर स्टेट किसी को फांसी की सज़ा सुना देती है, उसे जान से मार देती है, यानी कि फांसी की सज़ा सुना देती है, तो उसकी जो डेड बॉडी होती है, उसकी डेड बॉडी को पूरी इज्जत के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाए। बिल्कुल यही हुआ था याकूब मेमन के केस में। मुझे याद है अच्छी तरीके से, याकूब मेमन का भी जनाजा उठा था, हालांकि उसे स्टेट की तरफ से फांसी दे दी गई थी। तो आपको पता होगा कुछ दिनों पहले जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी कि बहुत सी लाशें गंगा में बही गई हैं, उनकी जिस्म के इस तरीके से डिकम्पोज हो गए उनके जिस्म के, अभी उन्हें उठाना भी बहुत मुश्किल है। कहीं उनके जिस्म को फाड़ के कुत्ते खा रहे हैं और कहीं बहुत बुरी तरीके से बुरी हालत में है। तो ये जो लोग, ये कौन से लोग हैं जिनकी लाशें इस तरीके से पानी में बही जा रही हैं? क्या ये आतंकवादी से भी ज़्यादा गए गुजरे लोग हैं? क्या ये लोग जो जंग में मारे जाने वाले दुश्मन के जो लोग हैं उनसे भी गए गुजरे लोग हैं? इनके साथ इतना इनह्यूमन बिहेवियर क्यों? हालांकि हमारे
पास इतनी सारी गाइडलाइंस मौजूद हैं, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स मौजूद है जो खुद कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो अपना जो फ्यूनरल नहीं कर सकते, जो लावारिस लोग हैं, उनको स्टेट अपने पैसे से उनका फ्यूनरल कराएगी, उनका अंतिम संस्कार कराएगी। सिर्फ और उसमें ये भी रिपोर्ट मुझे देखी गई है, आप न्यूज़ में देखते होंगे कि ये जो पानी में जो डाला गया है ये खुद उनके रिश्तेदारों ने डाला है। पता नहीं इसमें और सच्चाई ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की गई, लोगों के स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किए गए, ये किसने पानी में डाला। अगर किसी रिश्तेदार ने ही उनको अगर पानी में डाला है क्योंकि उनके पास फ्यूनरल के पैसे नहीं थे, तो क्या ये स्टेट की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनके अंतिम संस्कार का कोई ना कोई इंतज़ाम करें। आपको याद होगा जब नोटबंदी हो गई थी, जब लास्ट टाइम पर लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन में कितनी लंबी लंबी कतारों से जो लोग हैं, गरीब लोग थे, स्टेट छोड़कर अपने अपने काम की जगह छोड़कर अपने गाँव जा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे भी उनमें मौजूद थे, 1.25 महीने के बच्चों को गोदों में लेके उनकी माओ ने लंबा लंबा सफ़र तय किया। कई लोग रास्तों में मर गए और कोई लोग घर पे जस्ट पहुंचते ही मर गए, उनमें से कई बच्चे भी शामिल थे। क्या हमारे स्टेट की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उनको एटलीस्ट 2 रोटी का भी प्रबंध करा दे, उनको थोड़ा सा खाना ही खिला देती। ना उनको खाना मिला उस वक्त। अब जब बहुत से गरीब लोग बीमार पड़ गए, ना उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ना वेंटिलेटर, ना उनकी बराबर से मेडिकल सुविधा दी जा रही है। अब जब वो मर गए हैं, मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया जा रहा, तो हमारे जो टैक्स पेयर के पैसे वो जा कहाँ रहे हैं। क्या ये सारे के पैसे सिर्फ वर्ल्ड टूर करने में, अपने बड़े बड़े महल बनाने में, या फिर अपने Z+ सिक्योरिटी के लिए, या फिर अपनी छवि सुधारने में, या एडवर्टीजमेंट में खर्चा हो रहा है? कहाँ खर्चा हो रहा है, ये चीज़ आप सोचिएगा और हो सके तो गवर्नमेंट से कुछ सवाल भी कीजिएगा। देखिए ये सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट के सर पे मरने से कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है। याद कीजिए हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर किस तरीके से धार्मिक हो जाते हैं। हम तो रंगों में भी धर्म ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या ये बहुत बड़ा धर्म नहीं है? ये धर्म का हिस्सा नहीं है? क्या भूखे को खाना खिलाएं? क्या ये धर्म का हिस्सा नहीं है कि कोई मर गया तो उसका अंतिम संस्कार किया जाए? उस वक्त हमारे अंदर की धार्मिक भावना कहाँ जाग जाती है, जब इस तरीके से इंसान रास्तों पे मरता है और कुत्तों का निवाला बन जाता है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर सोचिएगा और अगर हो सका तो सरकार से भी कुछ सवाल कीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा मरना हम सबको है। थैंक यू सो मच।